जय हिमालय, जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश लखेड़ा इस बार नई कड़ी के साथ हिमालय लोक चैनल में आपके सामने उपस्थित हूँ। जब तक मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं तब तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, इस बार के विषय से पहले को एक छोटी सी कविता सुना रहा हूँ जो कि मैंने 2000 के आसपास लिखी थी। आंदोलन चलाते रहना, अरे पहाड़ी जन तुम चलाते रहना, कभी चिपको आंदोलन, कभी वन्य जीव आंदोलन। भले ही तुम्हारे खेतों को खरीद दे शहरों के धन्ना सेठ, माफिया तोड़ ले चूना पत्थर के लिए पहाड़, गंगा जमुना को शहरों में बना दे गंदा नाला। पर अरे पहाड़ी जन, तुम्हें तो बचाना है पर्यावरण, बचाने हैं जंगल, बचाने हैं वन्य जीव, क्योंकि तुम पहाड़ी हो। तुम्हें नहीं चाहिए सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल और उद्योग, ईंधन के लिए लकड़ी, पशुओं के लिए चारा। तुम तो देवभूमि के लोग हो, तुम्हें बचा लेंगे देवता। पर तुम चलाते रहना आंदोलन पर आंदोलन, भले ही तुम्हारी संतानों को मार डाले बाघ रीछ, क्योंकि सिर्फ तुम पहाड़ी जनों का ही है हिमालय व गंगा बचाने का ठेका। दोस्तों, इस कविता को सुनकर आपको इस बार के विषय की भनक लग गई होगी। जी हाँ, इस बार का विषय है नरभक्षी तेंदुए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 20 साल के उत्तराखंड में नरभक्षी तेंदुओं का कहर इस तरह से टूटा कि लगभग 1000 लोग और 20,000 से ज़्यादा बकरियां, भेड़ और लगभग 1000 से ज़्यादा गाय और इतने ही कुत्तों को ये तेंदुए और गुलदार अपना निवाला बना चुके हैं। आमतौर पर जब हम हिमालय की समस्याओं की ओर दृष्टि घुमाते हैं तो हमें पलायन, रोजगार, गरीबी, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे जैसे ही सामने दिखते हैं। लेकिन हम एक लंबे समय से एक बहुत बड़ी समस्या को अनदेखा करते आ रहे हैं, और वे हैं नरभक्षी तेंदुए, जिन्हें बोलचाल में बाघ ही कहा जाता है। पहाड़ों में तेंदुए और गुलदार होते हैं और यह बहुत बड़ी समस्या है। जिम कॉर्बेट ने चंपावत में 1907 में भी नरभक्षी बाघिन का शिकार किया था, जो तब 436 लोगों को निवाला अपना बना चुकी थी। इसी तरह उन्होंने रुद्रप्रयाग में भी आदमखोर तेंदुए को 26 मई 1926 की रात को मारा था। इस तेंदुए को पकड़ने में सेना की विशेष यूनिट को भी सफलता नहीं मिली थी। रुद्रप्रयाग के नरभक्षी तेंदुए ने लगभग 8 साल के दौरान 90 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। यानी उत्तराखंड में लगभग 110 साल पहले से भी नरभक्षी तेंदुओं से लोग जूझ रहे हैं और उससे पहले का रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है। और यह आश्चर्य की बात है कि तब से इस समस्या का आज भी कोई समाधान नहीं निकाला जा सका है। तेंदुए ही नहीं, इनके अलावा रीछ, भालू, हाथी समेत अन्य जानवर भी बड़ी संख्या में लोगों को हर साल अपना निवाला बना रहे हैं। इससे कुछ लोग जो बच भी जाते हैं वे हमेशा के लिए अपंग हो जाते हैं, और इस तरह हमेशा मानव और तेंदुओं का संघर्ष वहां जारी है। इस संघर्ष में तेंदुए भी मारे जाते हैं। आपको यह जानकर एक सुखद आश्चर्य होगा कि उत्तराखंड में देवी के पूजक है और देवी की सवारी शेर और बाघ को ही माना जाता है। तेंदुआ इसी बड़ी बिल्ली परिवार का जानवर है। बाघ को भगवान नरसिंह के रूप में भी हिंदू समाज पूजता है। लेकिन अब सवाल यह है, प्रश्न यह है कि आखिर इस बाघ और मनुष्य में बैर क्यों हो गया है? क्यों दोनों एक दूसरे के प्यासे हो गए हैं? जबकि उत्तराखंड के कई पूजाओं में माना जाता है कि वहां पहले बाघ भी आता है। उत्तराखंड में नहीं, हिमाचल में भी यही स्थिति है। वहां भी बाघ का कहर हर साल बरपाया जाता है। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले दिल्ली में शाम ढलते एक अज्ञात व्यक्तियों पर कोई नाखून मार रहा था और उसी मंकी मैन का नाम दिया गया था, और पूरा मीडिया उसी को तलाशने में जुट गया था। मुंबई में जब कोई तेंदुआ घुस आता है तो पूरा मीडिया भी उसी खबरों के पीछे लग जाता है। लेकिन सीमांत क्षेत्र के गरीब लोगों को हर साल
बड़ी संख्या में तेंदुए मारते हैं। यह संख्या कई बार तो 1000 तक चली जाती है और ये मीडिया खामोश रखता है, सरकारें खामोश रहती है। दिल्ली में यदि 1000 लोगों को कोई मार दे तो क्या एक सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मीडिया, प्रशासन क्या इस तरह खामोश रहेगा? सन 2000 में मैंने गुलदारों को लेकर एक पत्रिका हिमनाद निकाली थी और वह पूरी हिमालय क्षेत्र में नरभक्षी गुलदारों बाघों का आतंक पर केंद्रित था वह विषय। उसके संपादक में हम एक दिलचस्प जानकारी दी गई थी। उसमें था कि उत्तराखंड के पौड़ी जिले में 1988 से 2000 के दौरान 158 लोगों को बाघ गुलदारों ने मारा था। इसी तरह केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की पौड़ी जिले को लेकर तैयार एक सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी पाया गया था कि वर्ष 1988 में 5, 89 में 2, 90 में 13, 91 में 15, 93 में 5, 94 में 7, 95 में 11, 96 में 17, 97 में 18, 98 में 8, 99 में 20 तथा 2000 में 15 लोग बाघों के शिकार हुए थे। इसी तरह बाघों के शिकार 126 लोगों में 66 महिलाएं पाई गई थी। यह सिर्फ एक जिले की घटना थी और पूरे उत्तराखंड में ये आंकड़े बहुत ज्यादा हर साल होते हैं। उत्तराखंड में जो तेंदुए कुत्तों को पकड़ के ले जाते हैं उनको कुकरी बाघ और जो नरभक्षी हो जाते हैं उनको मैशवा बाघ कहते हैं। और अजीब तर्क देखिए लोगों के, लोग कहते हैं जो दिल्ली में बैठ के कथित पशु प्रेमी, वो कहते हैं, दलील देते हैं कि जंगल कम होने से तेंदुओं को भोजन नहीं मिल पा रहा है और वे नरभक्षी हो रहे हैं। लेकिन यह दलील उत्तराखंड के मामले में 100% गलत है, क्योंकि उत्तराखंड में तो 72% भूमि जो है जंगल घोषित किए गए हैं और पलायन होने से वहां खेतों में भी जंगल हो गए हैं, तो जंगल बढ़ गए हैं। इसलिए यह दलील बिल्कुल गले नहीं उतरी। इस जंगल बढ़ने से वहां दूसरे इलाकों से अब जंगली सुअर आ गए हैं, बंदर आ गए हैं, हिरन आ गए हैं। इसलिए तेंदुओं के लिए भोजन की कोई कमी नहीं है। अब तक सरकारें इस रहस्य को, इस तथ्य को ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रही हैं कि आखिर तेंदुए क्यों मनुष्य को खा रहे हैं। दिवंगत वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र धस्माना जी ने हिमनाद पत्रिका में लिखा था कि यह कैसे मान ले कि भोजन कम केवल जंगल घटने से हुआ। यह बात कैसे मानी जाए कि ज्यादातर बाघ वहां टहलते नजर आते हैं जहां आसपास जंगल नहीं कटे। यह भी तो हो सकता है कि ज्यादा ताकतवर जानवरों ने कम ताकतवर जानवर ज्यादा मार दिए हों, या खूंखार जानवरों के डर से अन्य जानवर कई और भाग गए हों। खूंखार जानवरों और अन्य जानवरों की संख्या में क्या अनुपात होना चाहिए? इस अनुपात के लिए बढ़ जाने पर क्या जानवरों को की संख्या कम कर देनी चाहिए? यह सोच लेना चाहिए, यह सोचना पड़ेगा सरकार को। गांव में यह धारणा भी प्रचलित है कि एक बार आदमी का खून बाघ चख ले तो वह आदमखोर हो जाता है। अगर यह सच है तो यह भी कानून बनना चाहिए कि दुर्घटना, हत्या या चोट के कारण गिरे खून को तुरंत साफ कर दिया जाना चाहिए। मुर्दे में तो खून होता नहीं है, क्योंकि कुछ लोग दलील देते हैं कि अध जला मुर्दा छोड़ने से बाघ उसको खा लेता है और नरभक्षी हो जाता है। यह भी जानना चाहिए कि कुछ जानवर हैं जो पेट भरने के लिए खेतों में घुस आते हैं। भाबर के इलाकों और देहरादून के निचले क्षेत्र में टोंग या प्लांटेशन में तो खेतों के रखवालों को हाथी भी कुचल जाते हैं, और हाथी तो निरामिष है, जीव है, फिर भी आदमियों को मार गिराता है। खेतों में रीछों से भी रोज पाला पड़ता है। जंगलों के भीतर भी जानवर आत्मरक्षा में ही आदमी को मारते हैं, लेकिन आत्मरक्षा में वन्य जीव को मारना अपराध माना गया है। आखिर भारत सरकार ने तेंदुओं पर एक रिपोर्ट जारी की थी। इसके अनुसार 2014 में देश में 7,910 तेंदुए थे, जबकि 2014 में बढ़कर 12,852 हो गए। सबसे ज्यादा तेंदुए मध्य प्रदेश में पाए गए थे और इनकी संख्या 3,000, जबकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार वाले शिवालिक और गंगा के मैदानी इलाकों में 1,253 तेंदुए पाए गए थे। तेंदुओं की बढ़ती संख्या
के बावजूद उनका प्रबंधन नहीं किया गया। 2000 में इस हिमनाद पत्रिका को निकालते समय मैंने योजना आयोग के सदस्य पर्यावरण जो देख रहे थे श्री तिवारी जी, उनसे बात की थी। तिवारी जी ने साफ माना था कि हाँ, कानून में यह है कि यदि तेंदुए की संख्या बढ़ गई है तो उनको पुनर्विस्थापित किया जाना चाहिए, अर्थात तेंदुओं को एक पर्टिकुलर कितने एरिया में तेंदुए रह सकते हैं उसी तरह उनको वहां रखा जाना चाहिए, बाकी दूसरों जगह उनको शिफ्ट किया जाना चाहिए। लेकिन क्या सरकारें ऐसा कर रही हैं? बाघों की संख्या बढ़ने से खुश हैं, तेंदुओं की संख्या बढ़ने से खुश हैं, हम भी खुश हैं, लेकिन आखिर इनको उन जगहों पर शिफ्ट किया जाना चाहिए जहां इनको भोजन भी मिले और उनको भुला देना चाहिए। अगर यह नजरिया है तो ठीक है, फिर तो पारिस्थितिकी को बीच में लाना जरूरी नहीं है। और जो लोग विशेषज्ञ होने के नाते इस तरह की बड़ी बड़ी मान्यताएं स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले अपने द्वारा स्थापित मान्यताओं के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के कथित विशेषज्ञों का कहना है कि जंगल कट रहे हैं इसलिए ग्लेशियर पीछे खिसक रहे हैं, जो पूरी तरह सही नहीं है। उनका मानना है कि जंगल कट रहे हैं इसलिए नदियों में बाढ़ आ रही है, यह भी सही नहीं है। फिर यही सही कैसे हो सकता है कि जंगल कट रहे हैं और बाघों को गांव में आकर धावा बोलना पड़ रहा है? और अगर यह सही नहीं है तो एक तरफा निर्णय की बात क्यों कही जाती है? क्या यह सही है? प्रकृति और पुरुष के संबंधों के निर्धारण में अगर विकसित और अविकसित समाज, समर्थ और असमर्थ समुदाय, ताकतवर और कमजोर लोगों को, अमीरी और गरीबी का सवाल बीच में आता है तो फिर इन संबंधों को क्या कहा जाए? उत्तराखंड के आपकोहारों का आप हाल देखिए। तेंदुए गिलदारों की हमलों का जिक्र कि जो भी खबरें होती हैं कहीं कोने पे सिंगल कॉलम पीछे के पेज में होती हैं, जबकि नेताओं के जन्मदिन और धन्ना सेठों के जन्मदिन से लेकर उनके पेज खूब रंगीन पेजों से भरे होते हैं। एक बार केंद्र सरकार के एक पर्यावरण मंत्री ने एक वेबसाइट का उद्घाटन किया था और वह वन मंत्रालय को लेकर थी। उसमें बाघों को लेकर उल्लेख था। उस मंत्री से मैंने पूछ लिया कि क्या इसमें इस बात का भी उल्लेख होगा कि बाघ कितने लोगों को खाते हैं? तो वे मजाक में ही कह गए, लेकिन उन्होंने जो बात कही वह सत्य थी। उन्होंने कहा कि आदमी तो बहुत हैं और बाघ कम। यह उनकी मानसिकता का परिचायक था कि वे अंत में यही कहना है कि बाघों की और तेंदुओं की संख्या बढ़े, या हम भी चाहते हैं, मगर तेंदुए और बाघ, रीछ, भालू जो भी ये मनुष्य को मारते रहें, इसे रोकने के लिए तो कदम उठानी चाहिए। सरकारों को इस बारे में सोचना चाहिए, ठोस कार्य योजना चाहिए और तेंदुओं के संरक्षण की ठोस योजना पर काम करना चाहिए। तभी वे नरभक्षी बनने से रुकेंगे, वो मनुष्य और तेंदुओं का संघर्ष भी रुकेगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें अवश्य लिखें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय भारत, जय हिमालय। हम और भी इस तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।